चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल। डिफॉरेस्टेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर लैंड्स फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये इसको डिफाइन करते हैं कि जब हम लार्ज स्केल ट्रीज को रिमूव करते हैं, चाहे फॉरेस्ट से या बाकी किसी लैंड से, ताकि कुछ भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए जब ट्रीज को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन्वायरमेंट पर सीधे सीधा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं उनका लॉस होता है। नेचुरल हैबिटेट जो लिविंग बीइंग्स का होता है, जो उनका नेचुरल घर जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका डिफॉरेस्टेशन का। इसके अलावा डिस्टर्बेंस इन द वाटर साइकिल पर भी जो इफेक्ट पड़ता है, सॉइल इरोजन होता है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं, जब बाकी प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एज ए सिंक एक्ट करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ती नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। लेकिन अगर फॉरेस्ट को हम काट देंगे, ट्रीज को जो है वहाँ पर से रिमूव कर देंगे फॉरेस्ट एरिया से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या बाकी पोल्यूटेंट गैसेज ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएंगी, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी और क्लाइमेट चेंज होता है। जब हम डिफॉरेस्टेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेस्ट भी आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको भी हम कवर करेंगे, ताकि फॉरेस्ट कितना क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री कवर क्या है, ये सारी चीज़ें भी, और किस स्टेट में इंडिया के जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, किस स्टेट में जो है परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, किस स्टेट में जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से ज़्यादा है, वो सारा भी इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो उसमें जब ये चीज़ें पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि ट्री कवर जो है और फॉरेस्ट कवर क्या चीज़ होती है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनको भी हमें पढ़ना है। तो ट्री कवर की डिफाइन डेफिनेशन देखें, इट रेफर टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाई ट्रीज। टोटल एरिया जो है, जैसे इंडिया ही मान लें, तो उसका जो टोटल एरिया में जितने भी ट्रीज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो, रूरल एरिया में, कहीं भी हो, टोटल जो ट्रीज का कवर होता है रिगार्डलेस ऑफ वेदर और ट्रीज जो चाहे वो फॉरेस्ट का पार्ट, इकोसिस्टम का पार्ट है, जब बाकी जो इकोसिस्टम है वहाँ पर भी जो ट्रीज हैं, ओवरऑल जो एरिया में जो ट्रीज पाए जाते हैं उसको कहते हैं ट्री कवर, उसको कहते हैं ट्री कवर। जबकि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, वो होता है जो स्पेसिफिकली वो लैंड जो कि क्या है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा होती है, और उसमें जो ट्री होते हैं उसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। क्योंकि फॉरेस्ट कवर में वो ट्रीज आएंगे जो फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज आएंगे, नंबर ऑफ ट्रीज इनसाइड द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। लेकिन ट्री कवर ओवरऑल होगा, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो या नॉन फॉरेस्ट एरिया हो, सारे का सारा जो है वो ट्री कवर होगा। तो ये क्वेश्चन कभी आता है तो वहाँ पर फिर हमें जब डाटा पढ़ेंगे इसके रिलेटेड तो तब प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें जब फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो कैनोपी डेंसिटी, जो फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसमें कैनोपी डेंसिटी वो होती है जो 10% से ज़्यादा होता है, क्योंकि ऐसे जो अबव ग्राउंड जो ट्री का पोर्शन होता है उसको बोलते हैं कैनोपी। तो जब 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी हो तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं कि वो क्या है, फॉरेस्ट है। एक चीज़, और दूसरे नंबर पर क्या है, 1 हेक्टर से ज़्यादा लैंड होनी चाहिए, तो उस एरिया को हम डिक्लेयर करते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया है। तो उस फॉरेस्ट एरिया में जो ट्रीज होते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज होते हैं, वो पार्ट होते हैं फॉरेस्ट कवर की। सम फैक्ट्स अबाउट फॉरेस्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं फॉरेस्ट के रिलेटेड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें एक तो है कि जो फॉरेस्ट है वो लगभग 31% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ अर्थ का 31% पोर्शन कौन कवर करता है, फॉरेस्ट कवर करते हैं। और इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो हाफ ऑफ द लैंड बेस्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज जो हैं वो रहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा हो गया, जैसे अर्थ को जब हम डिवाइड करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को इनटू 2 इक्वल हेमिस्फीयर, उसको बोलते हैं इक्वेटर। और इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 डिग्री साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है पास करती है, कैप्रिकॉर्न। और इस रीजन में कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन।
और ये इस एरिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लगभग 50% ऑफ जो वो लैंड पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं इस रीजन में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर धूप सीधी पड़ती है, सनलाइट सीधी पड़ती है ऑलमोस्ट इंटायर ईयर में, पूरे साल में। प्लस क्या होता है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो एनर्जी भी मिलती है काफ़ी, बारिश पानी भी ज़्यादा होता है और सोर्सेज भी, जो नेचुरल सोर्सेज भी यहाँ ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से क्या है कि 50% ऑफ द प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज इस ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हें पाए जाते हैं। बिटवीन द ईयर अगर बात करें 2000 से 2012 तक तो लगभग 568 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट का जो है वो उसकी डिफॉरेस्टेशन हुई थी लगभग 2000 से 2012 सालों के बीच में। 568 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड, बट अप्रॉक्सीमेटली जो है 9 मिलियन एकड़ ऑफ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कट डाउन हुआ था इन द ईयर 2018 की बात करें तो 9 मिलियन एकड़ ऑफ जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो काटा गया है, कट डाउन किया हुआ। इसके अलावा क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जो अमेज़न फॉरेस्ट है जो कि लगभग अर्थ पर 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन सप्लाई का जो है वो कहाँ से मिलता है, ओवरऑल जो मिलता है उसका 20% जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो कि ब्राज़ील में है वो प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, लॉसेस अप्रॉक्सीमेटली 1.32 एकर्स ऑफ इट्स एरिया एवरी मिनट। हर मिनट में लगभग कितना एरिया वो लॉस कर रहा है, 1.32 एकर्स ऑफ जो लैंड एरिया है वो अमेज़न का लॉस हो रहा है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एवरी मिनट में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना होगा, क्योंकि 20% ऑक्सीजन तो यही अमेज़न जो है वो सप्लाई करता है। द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट के रिलेटेड जो है ये ISFR जो है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है और हर 2 सालों में ये जो है सर्वे को अपने को पब्लिश करते हैं रिलेटेड टू फॉरेस्ट एरिया, ट्री रिसोर्सेज के रिलेटेड ये सर्वे जो है वो पब्लिश करते हैं। 1987 में इनका ISFR का जो फर्स्ट रिपोर्ट रिलीज हुई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इसके अंडर ये रिपोर्ट जो है रिलीज होती है। जो मिनिस्ट्री होती है वो कौन सी है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट है जो जिसका डेटा जो अवेलेबल है वो है 2021 का, और उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पार्टिकुलर जोन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से जो है डेटा जो है वो डेटा अवेलेबल है। और इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट 2021 आई है, ये कौन सी रिपोर्ट थी, ये 17th बाई एनुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट थ्रू जो है ये पब्लिश हुई है ISFR की रिपोर्ट जो है। और हर 2 सालों में ये रिपोर्ट आती है वैसे ISFR की। और ISFR 2021 के हिसाब से जो है ये जो रिपोर्ट है इसके रिलेटेड जो डेटा दिया गया है वो है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के रिलेटेड जो भी डेटा है वो दिया गया है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो हमारे इंडिया में है वो लगभग 3.04% है, और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो है 9.33%, और ओपन फॉरेस्ट का है जो एरिया है वो 9.34% जो है एरिया है। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो लगभग 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो अंडर ट्री कवर है इंडिया में, जो परसेंटेज वाइज है 24.62%। और इस रिपोर्ट के हिसाब से 17 स्टेट्स ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका ज्योग्राफिकल एरिया 33% से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। क्योंकि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कहती है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि किसी भी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया जो है लगभग 33% से ज़्यादा जो है फॉरेस्ट कवर के अंडर होना चाहिए, 33% से ज़्यादा। और अगर हम उसी में हिली एरिया की बात करें तो यही ज्योग्राफिकल एरिया 60% से ज़्यादा जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो उस हिसाब से इंडिया की अगर बात करें तो 17 ऐसी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो 33% से ज़्यादा जो है अंडर फॉरेस्ट कवर है। अगर कुछ स्टेट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो है लार्जेस्ट एरिया जो है ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है, फॉलोड बाई, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ी स्टेट है,
फॉलोड बाई अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो ये कुछ टॉप स्टेट्स आती हैं जिनका जोग्राफिकल एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंडर है, अंडर फॉरेस्ट कवर है। लेकिन ये जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है स्टेट्स का जो है ये ऑर्डर है। तो इसमें मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और अगर टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म ऑफ कवर ऑफ परसेंटेज वाइज अगर देखें ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जब उसकी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें उस एरिया, तो इसमें मिजोरम का जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज ज्योग्राफिकल पोर्शन जो है वो आता है अंडर फॉरेस्ट कवर। कितना आता है? 84.53%। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश जिसका कितना ज्योग्राफिकल एरिया परसेंटेज वाइज 79.33% जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। उसके बाद मेघालय का 76%, मणिपुर का 74.3% और नागालैंड का 73.90% जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। ये परसेंटेज वाइज जो है फिर चेंज हो जाता है। ज्योग्राफिकल लैंड एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश आता है, और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मिजोरम का ज़्यादा आता है। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन हो रही है उसकी वजह से भी फॉरेस्ट की कटिंग होती है। डिफॉरेस्टेशन का कारण है लॉगिंग, जो हम लकड़ी अपने यूज़ करने के लिए लेते हैं तो उसमें कंजप्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट को काट कर वो लकड़ी जो है यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्यूल वुड, जो लकड़ी आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए, उसके लिए अर्बनाइजेशन हो रही है, अर्बन एरिया एक्सपेंड हो रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया की कटिंग हो रही है, वो भी एक कारण है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज आल्सो वन ऑफ द रीज़न की, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए तो उसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया को हम काट रहे हैं। प्लस जो है पॉपुलेशन की वजह से डिमांड जो है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़, जब फॉरेस्ट में चाहे नेचुरल या ह्यूमन की वजह से आग लगती है उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। काजेज क्या है डिफॉरेस्टेशन के? प्राइमरी जो काज है वो तो ह्यूमन बीइंग इज अ मेन रीज़न है, जो कि जिसकी वजह से क्या डिफॉरेस्टेशन होता है। तो कुछ नेचुरल काज भी होते हैं, लेकिन मेन जो काज है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, तो जो कि काज करते हैं डिफॉरेस्टेशन में। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर, चाहे स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल फार्मिंग जो करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर एरिया को हम जो लोग खासकर जंगल के पास रहते हैं उनके पास लैंड कम होती है, तो वो उसको अपनी लैंड को एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं कि वो जंगल को काटते हैं, पास वाले जंगल को, स्पेशली इसलिए भी काटते हैं ताकि उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाए। तो वो कारण होता है डिफॉरेस्टेशन का एक। दूसरा लॉगिंग की, कटिंग करते हैं ट्रीज़ की ताकि उसको रॉ मटेरियल एज ए फर्नीचर और बाकी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए भी जो है तो उस प्रोसेस को लॉगिंग कहते हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। माइनिंग और अर्बन जो एक्सपेंशन कर रहे हैं, अर्बन एरिया को वो जंगल को काट कर जो बढ़ा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बाकी चीज़ें बन रही हैं, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC की, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है एग्रीकल्चर जो है वो रूट कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है लगभग 80% ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फॉलोड बाई जो लॉगिंग है, जो कि जो वुड को यूज़ करने के लिए, वुड को यूज़ करने के लिए लकड़ी वगैरह को जब पेड़ों को काटा जाता है तो वो कंट्रीब्यूट करता है 14% ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और जो कट करते हैं ट्रीज़ को फ्यूल वुड के लिए, फ्यूल के लिए जो कट करते हैं लगभग 5% वो कंट्रीब्यूशन करता है डिफॉरेस्टेशन के लिए। इसके अलावा क्या है, कुछ नेचुरल काज भी होते हैं, लेकिन वो रेयर होते हैं, लेकिन होते हैं नेचुरल काज भी जो कि क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन काज करते हैं। तो नेचुरल काज में जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, जिस वॉल्केनो जहाँ जहाँ होते हैं ज्वालामुखी, वहाँ पर अगर सराउंडिंग में अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, जब फॉरेस्ट है तो आइदर वो लावा की इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जब आग लग जाती है जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन होता है जब किसी तरह के नेचुरल हरिकेन्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, फ्लड्स आते हैं, जब कोई अर्थक्वेक वगैरह, जिसकी वजह से क्या है कि फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन होती है। प्लस इन्वेजन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम बाई पैरासाइट्स, कुछ जो है डिजीज़, कुछ माइक्रो जो हैं जर्म्स वगैरह आ जाते हैं, पैरासाइट्स आते हैं जो कि ट्रीज़ इकोसिस्टम को, ट्रीज़ को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डिफॉरेस्टेशन होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर जो है स्पेशली जो लाइटनिंग की वजह से होती है या किसी अदर नेचुरल फिनोमेना की वजह से होती है,
तो उसकी वजह से भी जो है ये भी नेचुरल काज होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, डिफरेस्टेशन होती है। कुछ जनरल काजेज हैं जो डिफरेस्टेशन के हैं, तो उसमें एक है अर्बनाइजेशन, जो अर्बन एरिया को एक्सपेंड करते हैं, उसमें जो रोड्स बनती हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, खासकर जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको घर चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो वो जो लैंड को इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉरेस्ट एरिया को काट कर अर्बन एरिया को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है डिफरेस्टेशन होता है। इसके अलावा माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, चाहे ऑयल कहीं अगर निकाल रहे हैं वहाँ माइन कर रहे हैं, कोई मेटल निकाल रहे हैं, कोई मिनरल्स निकाल रहे हैं, बाकी या कोल वगैरह निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है अगर वो फॉरेस्ट एरिया में है तो वहाँ पर उस एरिया को काटना पड़ेगा, ट्रीज़ को काटना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ माइनिंग होती है, तो जिसकी वजह से डिफरेस्टेशन होता है। लॉगिंग में क्या करते हैं कि ट्रीज़ को कट करते हैं ताकि हमें वुड मिले और बाकी चीज़ें जो हैं मिले, ताकि जैसे पेपर वगैरह, बाकी एक्सेसरीज बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी को जो पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ी को यूज़ करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं लॉगिंग। उसकी वजह से भी डिफरेस्टेशन होता है। लाइफ स्टॉक रैंचिंग, जो पशुपालन करते हैं हम खासकर, तो उसके उनके लिए फॉडर चाहिए, और फॉडर के लिए फिर लकड़ी वगैरह काटते हैं। तो इसके अलावा क्या करते हैं कि बहुत सारा जो प्लांट्स को काट कर हम वहाँ पर वेजिटेबल ग्रो करते हैं, बाकी ग्रेन्स वगैरह, फॉडर भी ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेस्टेशन होता है। इसके साथ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से भी जो मैक्सिमम जो है डिफरेस्टेशन होता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, जिसमें खासकर ओवर ग्रेजिंग जो करते हैं उसकी वजह से फॉरेस्ट लॉस होता है, और वहाँ पर जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से एफरेस्टेशन भी नहीं हो पाता। और यूज़ ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या, क्योंकि फूड चाहिए, फॉडर चाहिए फॉरेस्ट से, जो कि अब उसकी एक्सप्लॉयटेशन जब होती है तो डिफरेस्टेशन होता है। पेपर बनाते हैं जो हम ट्रीज़ वगैरह यूज़ करके, खासकर उसकी वजह से डिफरेस्टेशन होता है। और पेपर के लिए हम क्या करते हैं, जो नेचुरल अनवांटेड ट्रीज़ हैं उनको काट कर वांटेड ट्रीज़ जो पेपर के लिए चाहिए उनको लगाते हैं, तो जिसकी वजह से जो नेचुरल ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और डिफरेस्टेशन का बहुत बड़ा एक कारण होता है। डिफरेस्टेशन से बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसमें है जैसे क्लाइमेट जो अनबैलेंस हो जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो है फॉरेस्ट क्या करते हैं, अगर डिग्रेड होंगे तो ऐसे प्लांट्स क्या हैं वो लंग्स माने जाते हैं अर्थ पर, क्योंकि ये क्या करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, मीथेन वगैरह, इनको क्या करते हैं ऑब्जॉर्व करने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए, कोई जो रेस्पायर करता है, लिविंग बींग्स करते हैं, उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब वो करते हैं तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और बाकी ग्रीन हाउस गैसेस को भी ऑब्जॉर्व करते हैं प्लांट्स। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर जो रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व होंगी, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी बड़ा एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है वो पोल्स पर जो, और माउंटेन जो हिली एरिया में जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, उसकी वजह से जो है मेल्टिंग ऑफ आइस की वजह से जो सी लेवल भी राइज होंगे, और बहुत सारा क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। इसके साथ ट्रीज़ जब कट करते हैं, डिफरेस्टेशन होता है, तो उसकी वजह से फ्लड्स आते हैं, क्योंकि ट्रीज़ ऐसे क्या करते हैं, वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स कवर होंगे, तो जो बारिश पड़ती है वो पानी नीचे ही सोख लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, पर्कुलेट हो जाता है पानी, तो फ्लो होके रिवर्स में डायरेक्टली नहीं जाता। लेकिन अगर ट्री कवर नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड्स आने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। और ट्रीज़ की अगर होते हैं जिस भी लैंड पर, वहाँ सॉइल इरोजन नहीं होता, क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। और अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो किसी भी नदी के जो बैंक पर है, एक तो वो बैरियर नहीं ट्रीज़ एक्ट करेंगे, क्योंकि पानी अंदर तक जाएगा और उनके बैंक्स को भी कट करेगा, और सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा इरोड करेगा। साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड हो, जो प्लेन एरिया, वहाँ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल फ्लो करके रिवर्स और बाकी स्ट्रीम्स में जाती है। अगर
ट्री कवर वहाँ पर जहाँ पर नहीं होते। इसलिए इसके अलावा जो है एसिडिक ओशन वगैरह जो एयर जो है वो एसिडिक बन जाएगी, उनमें ग्रीन जो एसिडिक गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज, जब बाकी प्रोटन गैसेज जो है वो बढ़ जाएंगी अगर ट्री कवर ना हो तो। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग पर इफेक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा हम ट्रीज काटेंगे उसकी वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट अगर काटेंगे तो वो हैबिटेट होता है बाकी एनिमल्स पर के लिए, तो जो भी एनिमल्स फॉरेस्ट वगैरह में रहते होंगे जो उन पर डिपेंडेंट होंगे इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी हम, तो हमारी लाइफ पर सीधा सीधा उसका इफेक्ट पड़ता है और बायोडाइवर्सिटी वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा अगर ट्रीज डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्री की कटिंग होगी। फ्रूट्स प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स बाकी चीज़ें जो मेडिसिन हो कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, एनिमल को भी और हम ह्यूमन बीइंग को भी। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड भी नहीं मिलेगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, स्पेशली टू इम्प्रूव क्लाइमेट, वाटर फ्लो, प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड प्रोवाइड ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड बोथ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट में भी इसको सस्टेनेबली यूज़ कर सकें और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखें ताकि यूज़ कर सकें। उसके लिए जो हम फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करते हैं फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। तो इसमें है कि प्रिवेंट वेस्टेज, एक तो जो इकोनॉमिकली यूटिलाइजेशन करनी है फॉरेस्ट के, जो टिम्बर लकड़ी वगैरह फॉरेस्ट से लेते हैं उसको ऑप्टिमम यूज़ करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए हम और भी क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्यूल की बायोगैस अगर यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू फ्यूल वुड तो उसकी वजह से फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं। प्लस क्या है, एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के थ्रू भी हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन वो होता है जहाँ पर क्या करते हैं कि कोई बेर खाली लैंड पड़ी हुई है वहाँ पर प्लांट्स लगाएंगे और फॉरेस्ट एरिया को डेवलप कर सकते हैं, ताकि इसमें क्या है कि फॉरेस्ट एरिया को डेवलप कर सकते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर पहले कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई पास्ट में फॉरेस्ट नहीं था। वो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि फॉरेस्ट एरिया को डेवलप करना है ऐसे एरिया में जहाँ पर पहले भी फॉरेस्ट एरिया था लेकिन किसी वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह कट गया था, खत्म हो गया था, तो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट को डेवलप करना उनको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि नेटिव स्पीशीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए ओवर द एक्सोटिक स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज को हम वही ग्रो करें जहाँ पर कोई सिलेक्टिव बेसिस पर करें, अदरवाइज प्रेफर ये करना चाहिए कि नेचर में जो नेचुरली जो नेटिव स्पीशीज हैं वहीं पाई जाने वाली उनको हमें प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ साथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट एरिया को हम डिक्लेयर कर देंगे रिजर्व फॉरेस्ट, जैसे कि प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे, तो उसकी वजह से वो जो फॉरेस्ट एरिया होता है वो लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा सेक्रेड ग्रूव्स भी जो हैं वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बड़ा हिस्सा होते हैं, क्योंकि हम जो ट्रीज को ग्रो करते हैं ऐसे एरिया में जो कि ऐसी जगह पर जो रिलीजियस प्लेस होती है, तो रिलीजियस प्लेस पर जो है ट्री को जब हम ग्रो करते हैं उसमें रिलीजियस प्लेस में उस ट्री को हम काटते नहीं है। जैसे बहुत सारे मंदिरों के जब कोई वहाँ पर हम मंदिरों में देखते हैं कि सराउंडिंग में ट्रीज होते हैं स्पेशली जो पीपल वगैरह, तो उनको हम काटते नहीं हैं, तो उसकी वजह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन इनकरेज होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, चाहे वो नेचुरल हो या एंथ्रोपोजेनिक हो, उसको हम मॉडर्न फॉरेस्ट फाइटिंग इक्विपमेंट के थ्रू जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर को करना है, प्रॉपर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए ताकि अगर फॉरेस्ट फायर लगती है तो उसकी जल्दी जल्दी क्या हो कि वहाँ पर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। प्लस कंट्रोल ऑफ पेस्ट को करके, बहुत सारे ऐसे पेस्ट और डिजीज लगते रहते हैं प्लांट्स को जो कि पूरे को पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करके केमिकली और बायोलॉजिकली मेथड के थ्रू हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। प्लस जो है ओवर ग्रेजिंग जो होती है उनको कंट्रोल करना है, करके हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करके भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो ये जो सेक्रेड ग्रोव है, सेक्रेड रिलीजियस प्लेस है जिसके सराउंडिंग में जो है ट्रीज वगैरह हैं, तो ये इनका कंजर्वेशन हो जाती है अगर
और सेक्रेटरी ग्रूव्स में आगे पीछे जो भी ट्रीज वगैरह लगाते हैं उनको फिर काटते नहीं है। इसके अलावा जो ग्रेजिंग होती है वो भी डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कारण होती है, तो इसको रोक कर हम जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं। प्लस जो ये आग लगी हुई है हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट की डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन होता है। इसको कंट्रोल करके, फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करके भी हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या थ्रू वेरियस प्लांटेशन प्रोग्राम्स जो करके भी हम क्या कर सकते हैं, जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, अंडरटेक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उसमें क्या है, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है एक, जिसमें क्या करते हैं, एफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांटेशन करते हैं। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है प्लांटेशन करते हैं उसमें, जिसमें किसको करते हैं, ग्रोइंग मल्टीपर्पज ट्रीज ऐसे एंड श्रब्स इन विलेज एरिया में। मल्टीपर्पज जो बहुत सारे पर्पस के लिए हम ट्रीज को यूज कर सकते हैं या श्रब्स को, उनको ग्रो करते हैं विलेज में, कॉमन लैंड में या कोई वैकेंट लैंड में। ऐसी एरिया जो खाली पड़ा हुआ है, कोई वैकेंट लैंड है या कोई कॉमन लैंड है विलेज एरिया में, वहाँ पर हम प्लांट्स, मल्टीपर्पज प्लांट्स को लगाकर क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम चले हैं कि उसमें फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, ये इंडिया में स्टार्ट हुई थी नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। भाई नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ने शुरू की थी ये इन 1976 में ये प्रोग्राम शुरू किया था, ताकि जो रियल फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन पर प्रेशर ना पड़े। इसकी वजह से क्या है कि जो भी खाली एरिया पड़े हुए हैं फॉरेस्ट एरिया से बाहर भी, वहाँ पर भी प्लांटेशन की जाए, और खासकर ऐसे प्लांट जिनकी मल्टीपर्पज हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वेरियस पर्पज के लिए। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो मीन्स हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैंड में ही क्या कर सकते हैं हम, कुछ एग्रीकल्चर के साथ साथ ही वहाँ ट्रीज और प्लांटेशन करके भी जो है हम ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। ये क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ये इसमें क्या करते हैं कि मल्टीपर्पज ट्रीज, श्रब्स और हॉर्टिकल्चर प्लांट, फॉरेज प्लांट जो फॉडर देते हैं वो वाले प्लांट ग्रो करते हैं फील्ड्स के जो किनारे वगैरह, क्रॉप्स के साथ प्लांट्स को भी, मल्टीपर्पज प्लांट्स को भी हम ग्रो करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। कौन सी, अगर फॉडर, फ्रूट्स, फ्लावर, फायरवुड और टिम्बर वगैरह, ये इन प्लांट से फिर हम ले पा सकते हैं। तो हमें जंगल के बजाय जो एग्रीकल्चर लैंड में भी जब हम प्लांटेशन करते हैं और ये वाली चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, प्लांटेशन ट्रीज ही करते हैं, रोड साइड के किनारे, कैनल के, रेलवे साइड में जो है क्या करते हैं हम, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज या प्लांट्स की करते हैं, जिसकी वजह से एक तो एयर पोल्यूशन पर भी कंट्रोल होता है और नॉइज पोल्यूशन पर भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा वन महोत्सव वह भी सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल। ये हर साल कब करते हैं, फरवरी एंड जुलाई के मंथ में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। और ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी इंडिया में इन द ईयर 1950 में। 1950 में वन महोत्सव का जो प्रैक्टिस है शुरू हुई थी इंडिया में। और ये क्या करती है, आर्टिफिशियली जो है इसमें प्लांट्स को शो करते हैं या प्लांटिंग करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी जो है वो ट्री की प्लांटेशन करती है हर साल मंथ ऑफ फरवरी एंड जुलाई में। एडवांस सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर क्या होता है, जब हम ट्रीज की कल्टीवेशन करते हैं फॉरेस्ट में तो उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। तो फॉरेस्ट लगाने को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। ये टेक्निक की वजह से क्या करते हैं हम, एडवांस सीड्स लगाकर जो है ट्रीज वगैरह को ग्रो करते हैं, जिसमें कि ट्री ऐसे जो रेजिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे डिजीज के रिलेटेड रेजिस्टेंट होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, सिल्वीकल्चर में अनवांटेड वीड्स को भी रिमूव किया जाता है फॉरेस्ट फ्लोर से, ये भी उसका हिस्सा होता है। उसमें जो अगर उनकी वीड्स की ग्रोथ ना हो उसके लिए प्रॉपर सर्वे भी किया जाता है, वो भी सिल्वीकल्चर का हिस्सा है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव मेजर लेकर भी हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ रूल्स और लॉ बनाकर जो है हम इनको रेगुलेट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को। तो इसमें एक एग्जांपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है वो बनाया, फ्रेम किया है, जिसके थ्रू जो है हम प्रॉपर जो है रूल और लॉ को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट एक्ट 1980 बनाया हुआ है। इसके अलावा अडॉप्टेशन ऑफ स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, तो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है, नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि
कि किसी भी कंट्री का जो है फॉरेस्ट कवर जो है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वैसे जो है वो 1988 में आई थी, और इसका कहती है कि 1/3 जोग्राफिकल एरिया, जिसको बोलते हैं 33% जोग्राफिकल एरिया किसी भी कंट्री का जो है वो अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए, तो 33%। और अगर माउंटेन या हिली एरिया की बात करें तो वहाँ पर 60% होना चाहिए, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है, और ये 1988 में आई थी। इसके साथ साथ पीपल पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। तो लोगों का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसको कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। तो अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली जो है कि बहुत सारी एग्जांपल हैं, तो उसमें एक एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, वो है चिपकू मूवमेंट, जो कि लगभग 1970s में ये चिपकू मूवमेंट हुई थी। उत्तराखंड एरिया जो आज का है वहाँ पर हुई थी, गढ़वाल एरिया में। तो उसमें लोगों ने क्या किया था, इसको चिपकू मूवमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने ट्रीज को हग किया था, ताकि वो जो कंट्रैक्टर थे फॉरेस्ट में वो उसको काटे नहीं, पेड़ों को काटे नहीं। तो इसलिए उन्होंने हक किया था कि अगर पहले काटना तो हमें काटो, फिर ट्रीज को काटना। तो उस मूवमेंट को कहा गया चिपकू मूवमेंट, जिसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंदीलाल प्रसाद भट्ट ने। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।